हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखा था एरोमेटिक कंपाउंड में। उसमें हमने जनरल मैकेनिज्म देखी थी, साथ ही उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देख लिया था। ओके, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी में आगे बढ़ते हैं हम। जो हमने इंटरमीडिएट्स देखे थे, वेलेन इंटरमीडिएट या फिर एरेनियम आयन हमने जिसे कहा था, ठीक है, वो यहाँ पर हम उसके एविडेंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। जैसे कि हमने वहां कहा था कि उस इंटरमीडिएट को सेपरेट आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटरमीडिएट बनता है, उसके फेवर में कुछ रिएक्शंस है। क्योंकि सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता कि इंटरमीडिएट बनता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ रिएक्शन होंगी, उसके बीच में जो है इंटरमीडिएट बनेंगे, और क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है, राइट। तो उसको सेपरेट करके स्टडी किया गया तो कंफर्म हुआ कि एक्चुअल में इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वेलेन इंटरमीडिएट बनता है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो रिएक्शंस करवाई गई इंटरमीडिएट के आइडेंटिफिकेशन के फेवर में, वो देखते हैं कि कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे करवाई गई। तो टॉपिक है हमारा एविडेंस इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के फेवर में एविडेंस देने हैं आपको। ओके, तो मैकेनिज्म में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि वेलेंट इंटरमीडिएट बनता है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है उसके कारण, और पूरी रिएक्शन जो है हमारी फर्स्ट स्टेप पे ही डिपेंड करती है, और उस दौरान जो है वेलेंट इंटरमीडिएट या एरेनियम आयन बनता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं हम, सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, राइट। तो यहाँ पे इसके फेवर में एक रिएक्शन दी गई, ये रिएक्शन करवाई गई बेंजो ट्राइफ्लोराइड CFC, this is your benzo trifluoride, राइट। इसकी रिएक्शन करवाई गई नाइट्राइल फ्लोराइड FNO2, दिस इज योर नाइट्राइल फ्लोराइड, लिख लो इसका नाम, नाइट्राइल फ्लोराइड। ओके, और आगे जो तीसरा रिएजेंट था यहाँ पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड BFC, जो कि आपका एक लुईस एजेंट भी है, लुईस एसिड भी है। तो ये क्या है हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ओके, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे आपका अटैक करता है ये वाला NO2 वाइन, NO2 प्लस। ये किस फॉर्म में रहता है, ये F माइनस NO2 प्लस। ओके, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। या फिर आप कहें कि ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। CF क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक करने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है। ये जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है वो बेसिकली क्या बनती है, देखो। आप कहेंगे BF3 का क्या रोल है, तो यहाँ से जो ये F रिलीज होता है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है, और जो ये प्लस चार्ज बना है, जो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में जो है वो रेजोनेंस करके भी बताया था कि जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, बस उस कार्बन पे प्लस चार्ज जो है वो नहीं आता है, बाकी पांचों कार्बन पर यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है। ओके, तो यहाँ पे आप जब इसको शो करेंगे ना, तो आप इसे किस तरह से शो करेंगे, देखो, बस इस वाले कार्बन तक ही प्लस चार्ज रहता है। ओके, और यहाँ पे क्योंकि ये प्लस है तो BF4, यहाँ से ये F जो है इस BF3 के साथ रिएक्ट करके BF4 माइनस बनाता है, जो कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाता है। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाता है। तो बेसिकली हमारा मेन जो पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारा कि ये एरेनियम आयन यहाँ पे बनता है। ये एरेनियम आयन किस कलर का होता है, आप इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये क्रिस्टलाइन यौगिक होता है, ये एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और येलो कलर का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे येलो
क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ओके, ये एक इंटरमीडिएट है आपका वेलेन इंटरमीडिएट, जो कि येलो कलर का एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड की फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये आपका, राइट। चलो, तो ये बनता है। उसके बाद ये पूरी रिएक्शन कहाँ होती है? ये पूरी रिएक्शन होती है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद जो है, उसके बाद होता है यहाँ पे -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वापस से रिएक्शन होगी यहाँ पे। ओके, और आपको पता है सेकेंड स्टेप में हमने जनरल रिएक्शन पढ़ी है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ना, ये निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन देके, तो बॉन्ड बन जाएगा सिंपल सा, डबल बॉन्ड ये यहाँ पे फॉर्म कर देगा, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है ये, और मेटा पोजीशन पे NO2 आता है। ओके, और NO2 आते ही यहाँ पे वापस से ये क्या बन जाएगा, BF3 आपका बन जाएगा। और यहाँ से जो प्रोटॉन निकला है ये क्या करेगा, यहाँ से जो F- था उसके साथ वापस से रिएक्ट करके HF का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये BF4- था ना, यहाँ से ये प्रोटॉन निकला तो इसने यहाँ से एक F ले लिया और ये HF का फॉर्मेशन हो गया, और BF3 हमारा एज इट इज हमें वापस मिल गया। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, राइट। और ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये क्या है, मेटा नाइट्रोबेंजो ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ ताकि इसका नेम लिख सके हम। यहाँ पे लिखेंगे हम मेटा नाइट्रो बेंजो ट्राई फ्लोराइड। अब यहाँ पे आपने जो भी छोटी छोटी बातें पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वो सारी काम आ रही है। देखो, बेंजो क्यों कहा है हमने, वहां पे हमने कहा था कि ये जो इस तरह का जो आपका कंपाउंड बनता है ना, ये क्या होता है आपका, बेंजो ग्रुप होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बेंजो कह रहे हैं। और साथ में यहाँ पे फ्लोरीन जुड़े हैं तो हम कह रहे हैं बेंजो ट्राइफ्लोराइड। ओके, तो ये सारी की सारी जो है जो बेसिक नॉलेज होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। ओके, और ये ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर आपने नाम नहीं लिखा है कोई कंपाउंड बना के, तो एक कह सकते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके परफॉर्मेंस पे। आपने पूरी रिएक्शन सही लिखी पर आपने कंपाउंड्स की जो है वो नाम नहीं लिखे, आपने रिएक्टेंट के नाम नहीं लिखे, आपने प्रोडक्ट बना के उसके प्रोडक्ट के नाम नहीं लिखे, तो हो सकता है कि आपको कुछ मार्क्स की नुकसान हो जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना है। कंपाउंड में एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखें तो हर प्रोडक्ट और हर रिएक्टेंट का नाम आपको पता होना चाहिए ज्यादातर। ठीक है, चलो, तो ये था पहला रिएक्शन जिसके बेसिस पे आपने प्रूव किया यहाँ पे कि भैया ये इंटरमीडिएट बनता ही बनता है, वेलेन इंटरमीडिएट बीच में जो फर्स्ट स्टेप में बनता है। ठीक है, ये BF3 था और ये HF बनता है, राइट। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी। ओके, यहाँ पे मैं इसको A बोल देती हूँ। उसके बाद जो है सेकेंड रिएक्शन करते हैं हम, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। BF3 HF B सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा ये एक कंपाउंड है, ये। अब आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद इस कंपाउंड का नाम मेमोराइज करो। जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, पर जिसे नहीं पता वो मेमोराइज करने की कोशिश करो कि इसका नाम क्या है, क्योंकि इसको हमने पढ़ा है ना, नॉमेनक्लेचर के टाइम में हमने इसको पढ़ा है अच्छे से। क्लियर, तो ये कंपाउंड का नाम आप खुद जो है बताओ कि क्या है। मैं तो अभी बता ही रही हूँ, पर आप एक बार वीडियो पॉज करके दिमाग में लाओ कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। ओके, चलो, आई होप आपको पता चल गया होगा ये क्या है। ठीक है,
और जिसको नहीं चला है पता, जिसको याद नहीं है, वो वापस से बुक भी खोलो और यहाँ पे सारे जितने भी एग्जाम्पल थे उनके नाम देखो वापस से कि उनके नाम क्या है, बेसिक नेम। और मैं तो इसका तो बता ही रही हूँ यहाँ पे। खैर, मेसेटिलीन, ये क्या है हमारा, मेसेटिलीन, ठीक है, ओके। मेसेटिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, CH3 CH2F। ये क्या है हमारा, ये हमारा इथाइल फ्लोराइड। क्या है, इथाइल फ्लोराइड, जिसके नेम आप इजीली बता सकते हो, ठीक है, या फिर नोमेनक्लेचर करके बता सकते हो। बिल्कुल भी उसके नाम लिखना नहीं छोड़ना है आपको, ओके। 80 डिग्री सेंटीग्रेड -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन करवाते हैं हम, क्लियर है। और यहाँ पे अटैक कौन करता है, देखो हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चेक करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है कौन आखिर। तो देख के ही पता चल रहा होगा आपको कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, इथिलीन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या है, ये F-। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है हमारा, ये वाला। अब ये क्या करता है, कहीं एक जगह जाके अटैक करता है। मान लो इसने यहाँ पे अटैक किया, अटैक होगा तो कैसे होगा, बेसिकली इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और वो प्लस चार्ज जो है पूरे रिंग में रोटेट होगा, है ना। किस तरह से रेजोनेंस होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो वो रोटेट होके फिर आपका व्हीलेन इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे भी, ओके। व्हीलेन इंटरमीडिएट बनेगा, ये CH3 यहाँ, ये CH3 यहाँ, ये CH3 यहाँ, राइट। एंड देन यहाँ पे आपका CH2 CH3 जुड़ गया है। ये H तो होता ही है बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक, ओके। और आपका जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ था वो इन कार्बन्स, 5 कार्बन्स के बीच में रोटेट होता रहता है, राइट। और आगे हम देखते हैं कि हमारी रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है। यहाँ से जो F निकला है ये वाला, वो इस BF3 के साथ जुड़ जाता है। और क्योंकि ये BF4- बनाएगा और ये माइनस में है और व्हीलेन इंटरमीडिएट में हमारा क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं इस तरह से। और उसके बाद फाइनली ये तो हो गया आपका इंटरमीडिएट, जिसको आप सेपरेट करके स्टडी कर सकते हो आराम से, ठीक है। और लास्ट में जो है आपका सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये प्रोटॉन रिलीज हो जाता है ना, और फिर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोटॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और फाइनली जो है आपके पास क्या मिलता है, ये कंपाउंड। क्लियर है इतना, ठीक है। ये CH2 CH3, राइट। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ये वापस अपना BF3 बना देगा और नीचे लिख देती हूँ उसको, ये BF3 बन जाएगा आपका BF3। और जो प्रोटॉन निकला वो एक F के साथ रिएक्ट करके HF का फॉर्मेशन कर देता है, क्लियर है। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास दो इंटरमीडिएट जो बनता है वो हमने देख लिया कि इंटरमीडिएट जो है इन रिएक्शंस के यूज करके हमने देख लिया कि ये असल में बनता है इंटरमीडिएट। इनको क्या करते हैं, ये स्टेबल होते हैं तो इनको सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट करने के बाद स्टडी किया गया कि अच्छा ये इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इस प्रकार से कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसके दौरान जो है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन के फेवर में जो है हमें एविडेंस मिल गया पहला, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है आइसोटोपिक इफेक्ट। तो बेसिकली आइसोटोपिक इफेक्ट या फिर हम हिंदी में इसे कहते हैं समस्थानिकों का प्रभाव क्या होता है। तो समस्थानिक क्या होता है, बहुत बार मैंने क्लास में समझाया हुआ भी है ये कि समस्थानिक क्या होता है। आइसोटोप उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है, समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है, ठीक है, सेम होता है आइसोटोपिक एलिमेंट्स का, बट उनका मास जो है वो अलग होता है, मास डिफरेंट होता है, राइट। और क्योंकि उनका मास अलग अलग होता है
उस मास के कारण जो है जो भी रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं अलग अलग समस्थानिक युक्त एलिमेंट्स का, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है आपका, दिस इज कॉल्ड द आइसोटोपिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो मैंने बेंजीन लिया था, ठीक है, ओके, ये मान लो मैंने बेंजीन लिया था। अब जैसे कि आपको बताया हुआ है मैंने बहुत बार कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो उसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो है ये हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है टाइट्रियम, ठीक है, तीसरा है टाइट्रियम। इन सबका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनके सबके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो 1-1 ही होते हैं, राइट, पर इनका मास डिफरेंट होता है। इसका मास होता है 1, इसका मास होता है 2, इसका मास होता है 3, तो यानी कि ये सबसे भारी है ना, भारी समस्थानिक है ट्राइट्रियम। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, टाइट्रियम लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे टाइट्रियम लगा दूं, है तो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक ना, क्या ही फर्क पड़ता है, रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन के होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता समस्थानिक लगाने से, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। यहाँ पे नोटिस करना, मैंने पहले भी कहीं बताया है आपको कि समस्थानिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते किसी भी कंपाउंड की या फिर किसी भी मॉलिक्यूल की, वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि आपकी जब रिएक्शन हुई, ओके, तो मैंने कहा कि ये आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, विलेन इंटरमीडिएट बनता है, राइट। अब यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ था, पर प्रोटॉन तो नहीं है, यहाँ तो टाइट्रियम है ना, प्रोटॉन तो नहीं है, टाइट्रियम है। अब प्रोटॉन का यहाँ से निकलना और टाइट्रियम का यहाँ से निकलना, दोनों में फर्क तो होगा, ये भारी एलिमेंट है और प्रोटॉन जो है वो हल्का एलिमेंट था, ठीक है, या हाइड्रोजन यहाँ पे हल्का एलिमेंट था, ये भारी एलिमेंट है, तो यहाँ पे इन दोनों की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन तो डिफरेंट होगा ही, रिएक्शन तो होगा, पर रेट ऑफ रिएक्शन होने की दर तो चेंज होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान समस्थानिक लगा करके पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेप में हमारा प्रोटॉन का निष्कासन होता है, क्योंकि आपको कैसे पता कि फर्स्ट स्टेप में या सेकेंड स्टेप में ही प्रोटॉन का निष्कासन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये जो सेकेंड स्टेप होता है ना, इसमें प्रोटॉन का निष्कासन होता है। अब आपको कैसे पता कि प्रोटॉन का निष्कासन सेकेंड स्टेप में ही होता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये एक बार तो जो है हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन लगा के, और दूसरी बार जो है यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह टाइट्रियम लगा देते हैं, ठीक है। अगर हमारी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों मिला के हमारी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा है कि ये जो हाइड्रोजन है या ये जो टाइट्रियम है वो क्या है, वो सेकेंड स्टेप में ही रिमूव होता है। ये हाइड्रोजन या फिर टाइट्रियम है वो सेकेंड स्टेप में ही रिमूव होता है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेप हमारा फास्ट स्टेप है और फास्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइन नहीं करता, फास्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइन नहीं करता। रेट डिटरमाइन कौन करता है? फर्स्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइन करता है, सेकेंड स्टेप नहीं करता। तो अगर टाइट्रियम लगा देने से रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाती तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही रिमूव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ पे। पर अगर रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है पूरी रिएक्शन के दौरान समस्थानिक लगाने पर भी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन का निष्कासन हुआ है ये किसमें हुआ है? ये हमारा हुआ है सेकेंड स्टेप में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेप पे तो रेट डिपेंड ही नहीं करती हमारी, ठीक है। तो ये इजी होगा ना हमारे लिए, राइट। चलो, तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से जो है आपका आइसोटोप जो है वो उसको यूज करके, आइसोटोपिक इफेक्ट को यूज करके आप मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की। तो यहाँ पे
इसने एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे ये रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, पर एग्जाम्पल दिया है तो देख लो एक बार कि रेट ऑफ नाइट्रेशन इन ड्यूटेरियो एंड ट्राइटेरियो और बेंजीन आर सेम। जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर आप डी भी लगा दो इसकी जगह और अगर आप टी भी लगा दो इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह, तो नाइट्रेशन की रिएक्शन में ड्यूटेरियो और ट्राइटेरियो बेंजीन में जो रेट होती है वो सेम रहती है, जो रेट होती है वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेशन की जो रिएक्शन होती है बेंजीन के साथ, उसमें जो प्रोटॉन का एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, तो आप डी लगा दो या टी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये? ओके, रेट जो है मैकेनिज्म जो है फिर सेम ही रहेगी और उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और प्रोटॉन जो है या ड्यूटेरियम जो है या टाइट्रियम जो है वो आपका किस में निकलता है? सेकेंड स्टेप में निकलता है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि रिएक्शन में सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन जो है वो निकलता है। क्लियर है? ओके, तो ये था पूरा एविडेंस इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद ये जो नाइट्रेशन की मैंने बताया ना, हम सारी पढ़ेंगे, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सारे रिएक्शंस जो है हम डिटेल में उनकी मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे आगे। ठीक है? ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।